प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर सियासी बात करते हैं। 2 दिन पहले भी हमने बात की थी, अंदेशा जताया था, हमारा अंदेशा हकीकत में तब्दील हो गया। राज्यसभा चुनाव, जिस प्रकार के नतीजे आते हैं और चुनाव में जो कुछ होता है, विपक्ष अगरबत्ती लगाता होगा कि राज्यसभा चुनाव की नौबत ही ना आए। इस बार फिर राज्यसभा चुनाव देश में विपक्षी दलों को बहुत भारी पड़े। हरियाणा में तो जैसे तैसे इज्जत बच गई, क्योंकि सत्ता पक्ष का ही एक वोट निरस्त हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ और आगे जो होगा उसका किसको पता। उड़ीसा में जिस तरीके से भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हो गई, वो विपक्ष के लिए सदमे से कम नहीं। पर आखिरी में कहानी आकर रुकी झारखंड में। 81 सदस्यीय विधानसभा, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 56 वोट, एक प्रत्याशी की जीत के लिए जरूरत भी 28 वोट की, 28 दूनी 56, 2 वोट पूरी तरीके से गठबंधन के पास। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी 21 वोटों के साथ, जेडीयू या अन्य सहयोगी 3 वोट और मान लिए, कुल जमा 24 का आंकड़ा। बहुमत के आंकड़े से, जीत के आंकड़े से 4 वोट कम। पर इसके बावजूद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी एनडीए के समर्थन के साथ मैदान में आ गए और अनुभवी प्रत्याशी 2 बार पहले भी झारखंड से राज्यसभा में जा चुके थे, इस बार आंध्र प्रदेश में थे, अब एक बार फिर झारखंड से आने का मन बन गया क्योंकि झारखंड में उन्हें अनुकूलता दिख गई। बड़े औद्योगिक समूह के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी पहचान, नाम उनका परिमल नाथवानी, रिलायंस समूह से जुड़े हुए, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया। जो गठबंधन विपक्षी दल का, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में आ गया। कांग्रेस का प्रत्याशी आया, बाकी सहयोगियों ने आंखें तरेरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला ये ठीक नहीं है, वैसे इन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, नैतिक दृष्टि से दोनों सीटें हमें ही मिलनी चाहिए। आरजेडी जो बिहार में बड़ा घटक है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का, उसने कहा हमसे बात नहीं की, ये भी बात ठीक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 हैं विधायक, उन्होंने भी कमोबेश इस प्रकार के ही बयान सार्वजनिक रूप से दिए। तभी लग गया कि ये बयान भविष्य के निर्णय के संदर्भ में नींव है। हमने कार्यक्रम किया था तो हमने अंदेशा जताया था कि एनडीए के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी का आना चुनाव में कुछ और कहानी कह रहा है। पर फिर भी कांग्रेस ने दावा किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया, हम बिल्कुल अटूट हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महासचिव, फाइटर व्यक्ति हैं, इसके संदर्भ में जिम्मेदारी सौंपी गई, वो झारखंड गए भी, रांची में मुख्यमंत्री और बाकी लोगों से मिले भी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में ना होते हुए भी अपने महत्वपूर्ण किरदार विजय शर्मा, जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी बनाकर भेज दिया और मामला भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भूपेश बनाम विजय शर्मा में भी तब्दील हो गया। भूपेश बघेल और विजय शर्मा के पिछले कुछ सालों से बहुत मधुर संबंध, दोनों एक दूसरे को बहुत अलग तरीके से पसंद करते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में रहने की कोशिश करते हैं। तो इतनी सब कहानी जो मैंने आपको बताई वो इसलिए बताई कि कल परिणाम आया। जिस गठबंधन की दोनों सीटें आनी थी, उस गठबंधन को महज 1 सीट मिली। 28 वोट चाहिए थे, एक प्रत्याशी अपने खाते में 30 ले गया और दूसरे प्रत्याशी को जिसे 28 चाहिए थे, उसके हिस्से में केवल 20 वोट आए। वहीं परिमल नाथवानी, जिनके पास साफ तौर पर 24 वोट दिख रहे थे, वो 30 वोट ले गए, 2 निरस्त हो गए, फिर भी 28 मिल गए और चुनाव जीत गए। तो इसी पर हम बात करेंगे कि ये हार क्या बताती है, इस हार का संदेश क्या है, इस हार का आने वाले समय में राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो हमारा विषय है झारखंड में हार, महागठबंधन में रार। क्योंकि इस हार के बाद कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के चीरहरण में लगे। भाजपा और उसके सहयोगी तमाशा देख रहे हैं और अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रहे हैं हेमंत सोरेन को, किनके साथ सरकार चला रहा, हमारे साथ चला लो। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, ऐसे मामलों में सिद्धस्त हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशाग्र प्रवक्ता हैं, अपनी रणनीतियों को लेकर कितना क्या कुछ बताते हैं,
समझेंगे उनसे। हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। ये उनके लिए हार है या उनके लिए जीत है, या जुबान पर हार है और मन में जीत है, वही बताएंगे धीरज जी। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पॉल है, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। कांग्रेस प्रभारी ने खुलकर आरोप लगाया है, आरजेडी ने धोखा दिया। आरजेडी का कहना है हम तो साथ रहे, धोखा तो आपके अपनों ने आपको दिया। यहां दिनेश जी क्या बताते हैं, समझते हैं। इनके बीच डॉक्टर एचएन उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। घर को लग गई आग, घर के चिराग से या किसी और के चिराग से, वो हमें दिनेश उपाध्याय जी बताएंगे। और इन सब के बीच में खरी बात कहने के लिए प्रेम कुमार जी हैं ही हमारे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तार्किक तरीके से अपनी बात रखने के आदी है। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धीरज दुबे जी से करेंगे, क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कर रहा है, पर वह कुछ कहें उससे पहले दो बयान सुनेंगे। कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला। जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं, निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करा पाई। हमारे 16 सदस्य थे, फिर भी हम लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्य थे, फिर भी उन्होंने अंबानी के आदमी को खड़ा किया, उसको समर्थन दिया, और मैनेजमेंट के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में मतदान किया है, और मैं एक पर्यवेक्षक के रूप में वहां उपस्थित था। इनका बयान हताशा का बयान है, और इस तरह से, जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे। तो सम्माननीय धीरज जी, आपका धैर्य जवाब दे गया कि नहीं दे गया? आपके अपने सहयोगी एक दूसरे के कपड़े जैसे खोल रहे हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए धीरज जी। सहयोगी सरकार बनाने में जिसकी अहम भूमिका होती है, सहयोगी का नेतृत्व बीइंग मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि अलग अलग दल हैं, उनके नेतृत्व करता है, वो अलग पार्टियां हैं, उनकी अपनी सोच है, और कहाँ चूक हुई है ये तो मंथन कांग्रेस, आरजेडी और माले ही एक दूसरे के बीच में करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर कोई अपना बयान जारी भी नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस प्रभारी के राजू ने ही बयान दिया, निकलते के साथ दिया, कि जेएमएम ने 34 में 30 वोट अपने प्रत्याशियों को दिए, 4 वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, और हमें राजद और माले ने धोखा दिया। तो ये चर्चा का विषय देखिए, राजद, माले और कांग्रेस का रह गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं रह गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड से पहली बार महिला को राज्यसभा भेजा, पहली बार दलित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा बैद्यनाथ राम जी को भी टिकट दिया, और सफलतापूर्वक उन्हें राज्यसभा भेज भी दिया। लेकिन हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो रहा है। द्विवेदी जी, हमारा चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र में जनता वोट किसी पार्टी के सांसद को देती है, और घूम फिर के वो सांसद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, इस पर चर्चा कब होगी, उस पर न्यूज चैनल पर चर्चा कब होगी? हम उसके लिए लालायित हैं कि काश कभी उस तरह का भी डिबेट हो जिसमें हम ये सवाल पूछे। और इतना लालच होने की बात नहीं धीरज जी, उसमें चर्चा तो हमने कल भी की थी, जब शिवसेना के लोगों का अचानक 6 लोग शिवसेना ठाकरे से जीतकर और अचानक भाजपा को समर्थन देने के लिए आतुर हो गए। पर अभी आपके साथ धोखा हुआ है। अब आपने देखो कितनी बढ़िया दलील दी, बोले देखो हमारा प्रत्याशी था, हमारे प्रत्याशी को 30 वोट दिए, 4 वोट हमने कांग्रेस को ट्रांसफर किए। ये 30 अपने पास लेकर 4 कांग्रेस को देकर आपने खुद ही कांग्रेस प्रत्याशी की हार सुनिश्चित नहीं कर दी थी। आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत थी। आपने 28 वोट अपने एक प्रत्याशी को देने के बाद 6 वोट ट्रांसफर क्यों नहीं किए? तो आपने दूसरे तरीके से भाजपा समर्थित प्रत्याशी की मदद कर दी, और बाकी तो भिड़ ही रहे हैं। तो क्या कहें, थाली में एक छेद नहीं था, जितनी थालियां थी सारी छेदों से ही भरी हुई थी। जी धीरज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जिनके पास पूर्ण बहुमत है, वो अपने प्रत्याशी को पहले सेफ जोन में भेजेगा। इसी के तहत, इसी रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 वोट अपने प्रत्याशी को दिए। अगर एक वोट रिजेक्ट हो जाता, अगर मान लो हम 88 वोट ही पोल करते, एक दो वोट अगर गलती से रिजेक्ट हो जाता, तब तो हमारे प्रत्याशी का राज्यसभा जाना हो जाता, नहीं ना हो पाता। तो हम लोगों ने उसको उस तरह से आकलन किया कि 30 वोट हम देंगे अपने प्रत्याशी को। जब कांग्रेस, राजद और माले का वोट 26 पड़ेगा और वरीयता के क्रम में वोट ट्रांसफर की बात आएगी, तो हम अपने 2 वोट को ट्रांसफर कर देंगे। ये तो नियम है ना राज्यसभा चुनाव में, कि नहीं है द्विवेदी जी? आप हमको बताइए। लेकिन पूरा जब खेला 20 पर सिमट जाएगा, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे दोषी हो गया और दोषवार हो गया? यानी सारे गठबंधन दल के नेता बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड में होने वाले हर निर्णय के लिए हम अपने नेता को चुनते हैं, उसके बाद अगर किसी तरह की गलती होती तो हम जिम्मेदार होते। तो कुल मिलाकर आप इतने मासूम हैं धीरज जी, आपको वाकई उम्मीद नहीं थी कि जो आपके साथ सरकार का हिस्सा है, जिस गठबंधन की झारखंड में सरकार है, उसमें वाकई कुछ खेल होने वाला नहीं है धीरज जी। इतना आसपास की हवा से आप अपने आप को बचा कर रहते हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि परिमल नाथवानी, जो किसी दल के सदस्य नहीं है, 18 साल से राज्यसभा में ऐसे ही है क्या? जैसे ही परिमल नाथवानी जी झारखंड आए प्रत्याशी बनकर, धीरज जी आपके मन में विचार क्या आया? हमारी दोनों सीटें पक्का आएंगी, या तभी आप समझ गए अब अपनी एक ही सीट आएगी? 2 घटनाओं का जिक्र कर देते हैं द्विवेदी जी। एक घटना राजस्थान की, जहां पे सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में एक विवाद छिड़ा हुआ था, और एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ विधायक शिफ्ट कर गए थे और गहलोत जी ने एसीबी भेजकर अपने उस विधायकों को वापस लाने की जुगत की थी। कमलनाथ जी फेल हो गए, सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में शामिल हो गए। एक ही पार्टी में ये 2 गुट बनने लगा था। तो यहाँ तो 4 अलग अलग दल हैं। अब उस दल को संभालना, उनको एकजुट करना उस पार्टी का काम है, उसके नेता का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और हमें अगर किसी चीज की आशंका भी रहेगी, तो हमारा प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस का प्रत्याशी था। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास अनेक तरह के नेता हैं, हैंड हैं, प्रभारी हैं। भूपेश बघेल जी ने कमान संभाल रखा था, के राजू जी ने कमान संभाल रखा था, अन्य नेता थे, विधायक थे, 4 मंत्री थे। अगर वो सारे फेल हो गए हैं, तब हम भी मानेंगे कि भाई हम लोग फेल हो चुके। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। हम हार मानते हैं, ये जहां से भी गड़बड़ हुई हो, ये गड़बड़ी का नुकसान तो गठबंधन के एक प्रत्याशी को उठाना पड़ा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में मेरा भी यही आकांक्षा है कि यह सवाल भी होना चाहिए कि देश में जनता वोट दे रही है किसी और पार्टी और उसके प्रत्याशी को, और सांसद जाके जुड़ जा रहे हैं एनडीए में, सवाल इस पर भी हो। सवाल इसमें क्या सवाल करेंगे? आप प्रत्याशी ऐसे चुनते हो जिनके अंदर की आत्मा कभी भी जाग जाती है और देश हित, राष्ट्र हित में उनके द्वारा दल परिवर्तन के फैसले के लिए विवश कर देती है। आत्मा की आवाज है ना उन लोगों की, बेचारे अनसुना नहीं कर पाते। धीरज जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। पर बहरहाल डॉक्टर दिनेश पाल प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, रहे दिए के साथ दिए हवा का, ऐसा आरोप लगाया है दिए ने, मतलब कांग्रेस ने। ऐसा क्यों किए दिनेश जी आप लोग? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि परिमल नाथवानी जी किसी के पार्टी के सदस्य नहीं है, उन्हें 30 वोट मिला, जिसमें 2 अमान्य हुए, 28 मान्य हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि वो सदस्य नहीं हुए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके सब विधायक कैसे उनको वोट दे दिए, किस एवज में दिए, एक भी सवाल उठता है। दूसरी बात की जो के राजू का जो बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, उनपे तो हमारे नेता ने भी, हमारे जो पार्टी के वहां गए थे पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महासचिव हैं भोला प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो आरजेडी के 4 विधायक थे, चारों विधायक ने बल्कि नेता के आदेश मानते हुए पर्यवेक्षक को दिखाया, वोटिंग करते समय दिखाया कि हम किसको वोट कर रहे हैं, इतनी विश्वसनीयता के साथ। तो ये तो पर्यवेक्षक जो कांग्रेस के हैं, उन पर तो कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए। और माले की तरफ से पत्र भी लिखा गया खड़गे साहब को कि वैसे जो मतलब निराधार और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई अगर देता है सचिव प्रदेश से प्रभारी होकर, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूं
मार्च में बिहार में चुनाव हुआ था राज्यसभा का, और उसमें 4 विधायक नहीं पहुंच पाए थे, जिसमें से एक आरजेडी के थे और 3 कांग्रेस के थे। उसके बाद आपने देखा कि आरजेडी के विधायक का जो भी बयान आया बीमारी उमारी का मां के, कांग्रेस के 3 विधायकों का बयान आया कि हमें पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं था और हमें कैंडिडेट पसंद नहीं आया, इसलिए हमने नहीं गया। उसके बाद भी आरजेडी का कोई भी सीनियर नेता उस पर इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दिया, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हमको कोई निर्देश नहीं था और पसंद नहीं आया। आरजेडी का कोई विधायक कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हमको पसंद नहीं था। उसके बाद आरजेडी के जो विधायक नहीं आए, आप देखे होंगे कि उसके बाद से किसी भी कार्यक्रम में तेजस्वी जी के साथ या कोई बड़े नेता के साथ मंच पे आपको नहीं दिखे होंगे। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कई जगह मंचों पर दिखे। तो स्थिति जो है वह कांग्रेस का जो है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही। वैसा बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए और उनको अपना आत्मचिंतन करते हुए समीक्षा करनी चाहिए। और जैसा कि धीरज जी ने कहा कि जो देश में सांसद और विधायक जो चल जा रहे हैं एनडीए की तरफ, तो आप जो कह रहे हैं अंतरात्मा की जब आवाज सुन रहे हैं, तो वह अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं या भय लोक में जा रहा है या क्या बोलते हैं पैसों की खनक से जा रहे हैं, इस पे भी विचार करना होगा। आप उसे अंतरात्मा अपने से कहकर आप नहीं खारिज कर सकते हैं। अरे दिनेश पाल जी, कभी व्यंग को भी समझा करो। हाँ, तो व्यंग भी समझने के संदर्भ में अपने यहाँ पे इतना तनाव हो गया कि आप हमारे व्यंग को भी ना समझे। जब हमने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनते तो आपको समझ में नहीं आया ये अंतरात्मा की आवाज कैसे जागती है। इसके संदर्भ में कोई गफलत है आपको? पर बहरहाल अपन अपने विषय पर रहते हैं। आपने बताया पर्यवेक्षक को वोट दिखाया, वो पर्यवेक्षक आपकी पार्टी के थे या कांग्रेस पार्टी के जो पर्यवेक्षक थे वो पूरे गठबंधन के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे थे? देखिए, सभी पार्टी के तरफ से भी वहां एजेंट थे। और आपको जहां मालूम होगा कि राज्यसभा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, सीनियर पत्रकार हैं, कि राज्यसभा के चुनाव में क्या बोलते हैं बैलेट दिखा सकता है, मतलब जो वोटर होता है। थोड़ा समझने की कोशिश है डॉक्टर दिनेश पाल। जो परिमल नाथवानी जी की ओर से चुनाव था उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक थे वो एनडीए के पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के वोट को भी देखा। आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने वोट दिखाने का जिक्र किया, तो जो कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे, तो क्या उनके पर्यवेक्षक को आरजेडी के विधायकों ने अपना वोट दिखाया या आरजेडी की ओर से कोई पर्यवेक्षक इस चुनाव प्रक्रिया में मौजूद थे और उन्होंने अपना वोट आरजेडी के पर्यवेक्षक को दिखाकर डाल दिया? ये एक बुनियादी सवाल है जिसके संदर्भ में आपसे उत्तर की अपेक्षा है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब गैर जिम्मेदाराना या निराधार आरोप जब के राजू जी की तरफ से लगाया गया, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पार्टी की तरफ से, और हमारे जो यहाँ आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव भोला जी गए थे वहां पर्यवेक्षक बन के। वो चारों विधायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ कहा कि हम लोग को जो निर्देश मिला था उसके साथ हम लोगों ने वोट दिया, और वहां अपने जो एजेंट, जो देखिए जो पार्टी के हमारे नेता भेजे गए हैं उनको विश्वास दिलाते हुए, यानी जो एजेंट थे उनको दिखाकर उन्होंने मतदान किया। और आप जो कह रहे हैं उनको एनडीए किया, तो इस तरह से यहाँ भी सबकी एक सामूहिक बैठक हुई थी जिसमें सभी पार्टी के विधायक को एक बैठक हुई थी मतदान से पहले। चलिए, तो अब तो एक बात बताओ दिनेश पाल जी, बताओ, आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया, गठबंधन धर्म का निर्वहन किया आपने बताया, और फिर भी कैसे लोग हैं? आपको ही गद्दार करार दिए, आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिए। ऐसे लोगों के साथ कब तक रहोगे आप, जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, जो आपकी वफादारी के संदर्भ में गद्दारी की उपमा दे देते हैं? ऐसे लोगों के साथ कब तक बने रहोगे आप? आपको मैं अभी कहा कि माले का भी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने पत्र लिखा है खड़गे साहब को कि आप पार्टी का जो ऊपर से गठबंधन होता है, जो राष्ट्रीय लेवल का शीर्ष नेतृत्व है, अगर पार्टी का कोई, जैसे हम क्या बोले कि आप बिहार के 3 कांग्रेस विधायक का बयान सुन लीजिए, तीनों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि हमें विधायक कैंडिडेट पसंद नहीं आया और पार्टी में नहीं था। तो एक कोई नेता, उसी तरह के राजू का बयान आया, तो के राजू के बयान की वजह से हम पार्टी से किनारा कर ले या गठबंधन से किनारा कर ले या किसी पार्टी को दोषी मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उनके पार्टी के शीर्ष नेता से बातचीत हमारी पार्टी करेगी तो वो उन पर कार्रवाई करे, और कि उनका जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगा, जो उनकी अपनी समीक्षा होगी वो करेंगे। उदार है आरजेडी के लोग, एक के राजू के बयान के कारण से कांग्रेस से अपने संबंध खराब थोड़ी कर लेंगे। कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो उपाध्याय साहब? कितने अच्छे लोग आपको साथ देने के लिए मिले हुए हैं, कितने अच्छे लोग आपके हमकदम बने हुए हैं, और ऐसे लोगों के संदर्भ में आप इस प्रकार का घटिया आरोप लगा देते हैं।
ऐसे सस्ते किस्म के बयान जारी कर देते हैं। आपका मन ने रो नहीं दिया दिनेश पॉल जी की बात सुनकर? देखिए डॉक्टर साहब, ये राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से, चाहे एक ठीक है जुड़ा हुआ मामला है, मध्य प्रदेश का ही ले लीजिए, इस तरह से हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर जब वहां पर अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा किया गया जो है, और बाद में वो धन्यवाद भी दिए बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेताओं को, अंत में उन्होंने सीट जबरदस्ती करके जिता ही लिया। चुनाव आयोग से लेकर हम लोग हर जगह गए, लेकिन हम लोग को सकारात्मक जो है उत्तर नहीं मिल पाया, हमारी सुनवाई हुई। तो जब झारखंड में इन्होंने अपनी प्रत्याशी तो नहीं घोषित किया, लेकिन वो अंबानी जी के रिश्तेदार है, जो भी है, खास पहले से भी राज्यसभा सदस्य है, उनका समर्थन किया, तो वो बीजेपी के ही प्रत्याशी आप मानिए, पूरा देश पूरी जनता जानती है। और पैसे का और भाजपा का जो है दबाव, सब कुछ जो भी नहीं उपाध्याय साहब, थोड़ा आप अपनी जानकारी में इजाफा करो। वो भाजपा के प्रत्याशी बाद में, सबसे पहले राज्यसभा में उन्हें भेजा किसने था? रिकॉर्ड बताता है, वो नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। जड़ उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीज सबसे पहले अंकुरित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन पर। पुराना नाता है, पुराना संबंध है, पुरानी आत्मीयता है। आप जबरदस्ती अपनी फसल बोने की कोशिश कर रहे थे जिस जमीन पर परिमल नाथवानी पहले ही खेती कर चुके थे। क्या कहते हो, चूक गए आप? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, जो भी वहां पर चूक हुई या जानबूझ के जो भी हुआ, उसकी चर्चा हमारे उच्च राजनीतिक दल और गठबंधन के सहयोगी मिलकर चर्चा करेंगे और क्लियर हो जाएगा कहां से चूक हुई, कहां से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन हमारी हार तो हुई भाई, चाहे जैसे हमारे सहयोगियों के द्वारा नहीं सकारात्मक जो है सहयोग कर पाए हो, और वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग किए हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी पूरी वोट 16 मिली है जो है उनको, हमारे प्रत्याशी को। अब कहां से चूक हुई, जैसा कि दिनेश पाल जी कह रहे थे, पर्यवेक्षक को दिखाया गया, आप भी उस पर जो है कह रहे थे, वो उनके ही पर्यवेक्षक थे, हमारे जो है इंडिया गठबंधन के कोई पर्यवेक्षक तो थे नहीं, तो वो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता के रूप में पर्यवेक्षक थे, उनको दिखाया गया। अब इसकी जांच होगी, देखिए क्या होगी। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा की सीटों को चाहे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जिसको सहयोग कर रही है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उसको जिताने के लिए कितने हद तक जा सकती है, मध्य प्रदेश का चुनाव उसका उदाहरण है कि हमारे जो है प्रत्याशी को किस तरह से हराया गया, ये आप पूरा देश जान रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ उपाध्याय साहब, आप अपनी पार्टी की गलती नहीं मानते? भाई आपके पास कुल 16 विधायक थे, चाहिए वोट 28 थे, बाकी 3 पार्टियों से आपने बात क्यों नहीं की? जैसे आपने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तीनों पार्टियों का बयान आया कि ये गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला कि नैतिक रूप से हमें दोनों सीटें मिलनी चाहिए, आरजेडी ने कहा कि हमारे वोट चाहिए पर हमसे बात तक नहीं की, कम्युनिस्ट पार्टी भी यही भाषा बोल रही थी। आप नहीं मानते, चूक गए आप रणनीति बनाने में? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, चूक हुई होगी चाहे जहां भी, तभी ना ये परिणाम आ रहे हैं। लेकिन चुनाव के 1-2 दिन पहले से उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दलों की बैठक तो हुई थी, वो सब जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो था वो हो गया था, क्लियर हो गया था। तो हो सकता है ऊपर के लोग बात किए होंगे या बाद में बात की, बात एक ही है, बाद में तो सब ठीक हो गया था मामला। लेकिन चुनाव वाले दिन कहां से क्या गड़बड़ हुआ, अब इसकी जांच की जाएगी, कौन दोषी है तभी न पता चलेगा। अगर हमारे पार्टी के लोग दोषी है तो उस पर देखा जाएगा, अगर हमारे सहयोगी है तो उनके नेताओं से बात किया जाएगा कि कहां पर चूक हुई, क्या हुई। भाई ये जो है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी है उसके समर्थित जो भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं उनके एक बात नहीं लगती आपको, जादू हो गया? भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया, आरजेडी ने भी बताया कि हमने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया, पर फिर भी वोट कहीं और गायब हो गया। आप तो बोलते हो मोदी जी जादूगर हैं, राहुल जी बोलते हैं ना आपके नेता। ऐसा तो नहीं कि झारखंड में जादू हो गया, दिए तो हम वोट कांग्रेस प्रत्याशी को थे, पर वो निकल कर आया निर्दलीय प्रत्याशी को। जैसे आप बोलते हो ना ईवीएम में बड़ी गड़बड़ है, वोट दबाते हम किसी और को हैं पर निकलता कमल की ओर है। अब बैलेट में भी ऐसा होने लगा, क्यों बोलते जी? डॉक्टर साहब, वोट तो निर्दलीय प्रत्याशियों को मिला,
जिसका बैकअप जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो वो हम नहीं कह रहे कि ईवीएम से निकला या उससे निकला, वो तो मिला उनको और विधायकों द्वारा दिया गया। और थोड़ी समस्या देखिए, जो हमारे सहयोगी रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है वो दो बाद में सेकंड वरीयता पर होता है, लेकिन वहां पर 2 मिलियन नेट टू नेट जो है 28 वोट मिलने की बात थी, लेकिन बाद में वो हो जाता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कोई आरोप लगाया नहीं हमारे पार्टी के नेताओं ने, ठीक। और मेन बड़ी पार्टी लीडर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कर रही है। उनके नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन जी से बात भी हो गई थी 1-2 दिन बाद हमारे जो कैंडिडेट थे। अब सहयोगियों से क्या बात हुई, कितना नहीं हो पाई, अब इसका पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो तो मिले थे सबसे, पता चल जाएगा। दुखी हैं उपाध्याय साहब, पर जो इस समय सुखी उनके पास आना है, मुझे नाम है रत्नाकर सिंह। पर धीरज जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं तो संक्षिप्त में धीरज जी की बात सुन लेते हैं। क्या हो गया धीरज जी? कुछ विचार आया था, लेकिन हमको लगता है कि ये डिबेट आप करा रहे हो, आप सवाल पूछोगे हम जवाब देंगे, बस इतना ही इस डिबेट का मकसद है। क्या हुआ, आपने अपने मन के विचार को इतनी जल्दी तिरस्कार के रूप में क्यों व्यवहार कर दिया? जिससे पूछना हो, हमको आरजेडी प्रवक्ता से भी पूछना हो, तो हमारा तो माइक ही म्यूट रहेगा, हम कहां से पूछ पाएंगे उनसे। नहीं, आप अपना सवाल कर दीजिए, हम जरूर पूछेंगे, आपकी कोई बात अधूरी ना रह जाएगी। जी धीरज जी, जरूर पूछ लेंगे। चलिए, शुक्रिया कि आपने इतना फ्रीडम दिया है जी। तो मैं आता हूं रत्नाकर सिंह जी के पास। क्या रत्नाकर जी, खेल कर दिया? कैसे कर दिया? कर दिया ये तो हमें पता है, पर कैसे कर दिया? इतने विधायकों की आत्मा आपने कैसे जगाई? और जब मैंने उनका नाम देखा राज्यसभा में जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम जो है लिस्ट में दिखा, तो मैंने मोबाइल से उनको बधाई दी कि भाई मेरी तरफ से आपको अग्रिम बधाई, और आप राज्यसभा में जो है वो चुनकर जाने वाले हैं। जब चुन के जाएंगे उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। मैंने उनको मोबाइल पे स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, बधाई दिया था। लेकिन मुझे क्या पता यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, ये आज बोल नहीं पा रहे हैं, प्रश्नों का आपके जवाब नहीं दे, कुछ जोर का झटका धीरे से दिया कि इनके कैंडिडेट ही हार गए, प्रणव झा हार गए। अब ये तो बहुत शॉकिंग है। आज ये कह रहे थे कि वो कोऑर्डिनेट करते, वो कांग्रेस वाले करते, वो जेएमएम वाले करते, वो आरजेडी वाले करते, एक दूसरे के ऊपर देखिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है हिमांशु जी, जहां पे अवसरवादिता की राजनीति होती है, जहां पे अपनी डफली अपनी राग की राजनीति होती है, जहां पे स्वयं को जिताने की होड़ रहती है और दूसरे को हराने की होड़ रहती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, तो इस तरह की परिस्थितियों का देखना कोई अप्रत्याशित नहीं है। और हमने जो है वहां पे मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट मतलब हमारे जो लोग थे एनडीए ने समर्थन किया। अब भाई इनके विधायकों की अंतरात्मा जाग गई और परिमल नाथवानी को उन्होंने जिता दिया, तो भाई परिमल नाथवानी की जय जय। वो तो ठीक है रत्नाकर जी, पहले तो एक बात ये जाननी है, आप तो भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा की क्षमताओं से तो इस समय पूरा वातावरण चमत्कृत रहता है। आप अपनी पार्टी को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर लिए कि प्रणव झा को परिणाम से पहले बधाई दे दी? पहले तो ये बताओ, आपको अपनी पार्टी पे इतना अविश्वास क्यों रहा? देखिए, जो आंकड़े जो दिखाए जा रहे थे, जो बताए जा रहे थे, उन आंकड़ों में तो ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो है दोनों कैंडिडेट इंडी गठबंधन के जा सकते हैं। अरे रत्नाकर जी, ये आंकड़े तो जाने कितने राज्यों में दिखते हैं, पर उसके बावजूद भी आप मानते कहां हैं? उसके बावजूद भी आप थमते कहां हैं? उसके बावजूद भी आप रुकते कहां हैं? झारखंड के संदर्भ में आपने इतना अंडर एस्टिमेट अपनी पार्टी को किया, ये बात बड़ी हमें हैरत में डाल गई। देखिए, अभी आपने जेएमएम से पूछा, आप प्रवक्ता से उनके, कि पहली बार भी तो परिमल नाथवानी जब राज्यसभा गए थे तो वो किसके द्वारा भेजे गए थे? तो अगर इस तरह की संभावना रहती है भाई, उनका सॉफ्ट कॉर्नर अगर रहता है कि भाई हम जो है एनडीए गठबंधन ये कैंडिडेट को आगे भेज दें तो स्वागत है। अगर आज जो सांसद
पार्टियों को तोड़ करके वो एनडीए की तरफ, गठबंधन की तरफ जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो देश हित में बिल जो आएंगे उसका समर्थन करते हैं तो स्वागत है। मैंने पहले भी कहा कि हमें किसी से बैर नहीं, सब लोग आए इस जो है मुहिम में आगे बढ़े, भारत को राष्ट्र प्रथम की नीति से देखें, विकसित भारत को बनाने के लिए सब लोग आगे आए, सब लोग साथ दें। अच्छा, एक बात बताओ, ये परिमल नाथवानी के प्रति आपकी इतनी आत्मीयता की वजह क्या रही? थोड़ा इसका भी तो पता चले। देखिए, परिमल नाथवानी जी की आत्मीयता, अब देखिए वो तो 2 बार रह भी चुके हैं, पहले भी नहीं 3 बार रह चुके हैं। जी, तो निश्चित रूप से हम इनको रेड कारपेट तो छोड़ नहीं सकते। अभी आपने सुना ना आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे फिर भी समर्थन किया उन्होंने। तो भाई देखिए, राजनीति में हम आपको खुला खेल फरुखाबादी थोड़ी करने देंगे। आपको रेड कारपेट बिछा करके आपके कैंडिडेट को थोड़ी हम राज्यसभा में जाने देंगे। हमारी भी कुछ नीतियां हैं, हम भी लड़ेंगे। आपकी नीतियां हैं, पर रत्नाकर जी जानना ही है कि जब आपके पास में इतनी बेहतर रणनीति थी, आपके पास इतनी कुशलता थी, आपके पास ऐसा संपर्क था, तो अपनी पार्टी के ही किसी समर्पित कार्यकर्ता के लिए कोशिश करने के स्थान पर आपने एक निर्णय लिए जो एक औद्योगिक समूह से प्रत्यक्ष ताल्लुकात रखते हैं, ये बात सार्वजनिक है, उनके समर्थन में मैदान में आना क्यों मंजूर किया? थोड़ा इसके विषय में बताए ना। आप तो समर्पित कार्यकर्ताओं, और समर्पित भी शब्द ठीक नहीं है, आपके एक शब्द इस्तेमाल होता है, देवतुल्य कार्यकर्ता। तो देवताओं को छोड़ कहां इंसानों के पीछे आपने अपने आप को लगा दिया भाई? देखिए हिमांशु जी, जिस तरह से संख्या के आधार पे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से संख्या जो है वो हमारी पूरी नहीं हो रही थी, और हमें लगा कि अगर परिमल नाथवानी जी कुछ इनके जमीर को जगा देंगे, जेएमएम के जमीर को जगा देंगे, दिनेश पाल जी के पार्टी के विधायकों के जमीर को जगा देंगे, कांग्रेस के विधायकों के जमीर को जगा देंगे, वो हमें थोड़ा लग रहा था कि जगा सकते हैं भाई। क्या है उनके पास में जिससे उनका जमीर जगाने का हुनर पे भरोसा हो गया आपके पास? वो तो जमीर इनका खुद ही जाग जाता है। परिमल नाथवानी जैसे लोगों को अगर जिताएंगे तो इनका जमीर तो खुद ही जाग जाएगा, ये आप समझिए इस बात को। मैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं परोक्ष रूप से कह देना चाहता हूं, परिमल नाथवानी जी को जिताने में, इनका जमीर जागने में इनको ही फायदा है। अब रत्नाकर सिंह जी बड़ी गूढ़ किस्म की बात कर रहे हैं, तो जो भी दर्शक है वो अपने हिसाब से समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं रत्नाकर जी। लेकिन मैं आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास। और प्रेम कुमार जी, मामला केवल एक राज्यसभा की जीत का, या आप देखते हैं कि झारखंड में भी अब वह सब कुछ होने की उम्मीद कीजिए जो बाकी हिस्सों में होता हुआ दिख रहा है? शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए, जो बात हमारे रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और रत्नाकर सिंह जी तो मगर होते कांग्रेस में तो हो सकता है वही इस बार चुनाव हार रहे होते हैं, तो उनका अपना अनुभव है, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये चुनाव जो है सबको पहले से पता था कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि उनको परिणाम की अपेक्षा नहीं है जी। ये परिमल नाथवानी दिखते जरूर हैं कि वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन गैर कांग्रेस इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको थोड़ा हम तर्क देना चाहेंगे जी। चुनाव के समय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी अगर परिमल नाथवानी से मिलते हैं तो इसका संदेश क्या होता है? तो चुनाव के समय कोई मिलता है क्या? वो एक मैसेजिंग तो वहीं से शुरू हो गई। दूसरी बात है कि आरजेडी पत्रकारों में जो चर्चा है, देखिए इन बातों के सबूत नहीं होते जो मैं बोल रहा हूं जी, लेकिन पत्रकारों में चर्चा थी कि लालू प्रसाद जी सिंगापुर में हैं और परिमल नाथवानी जी के व्यक्ति वहीं से उनसे मुलाकात कर चुके और सारी डील तय हो गई है। ये चर्चा थी, सबको मालूम था। और आप जो ऑब्जर्वर या वो बूथ एजेंट जो तय होते हैं उसमें आप देखिए आरजेडी ने सिर्फ एक को तय किया, भोला यादव जी,
जो लालू जी के एकदम खास हैं जी। और सबको पता है कि भोला यादव जी को ही पता होगा कि आरजेडी ने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया, और लालू प्रसाद जी को पता होगा, बीच में किसी को पता नहीं होगा। ये सब पत्रकारों में चर्चा थी जी। और सबको मालूम था। तो इसके बाद भाई कांग्रेस में, हम ये नहीं कहते, कांग्रेस में भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग रहे हैं उनके इसमें परिमल नाथवानी जी के पक्ष में, लेकिन चूंकि राहुल गांधी A1 और A2 के खिलाफ झंडा बुलंद करते रहे, उन्होंने उम्मीदवार दे दिया। उम्मीदवार देते समय हेमंत जी के नाराज होने की खबरें बहुत आई थी कि हमसे पूछे बगैर उम्मीदवारी दे दी गई जी। तो ये सारी पॉइंट्स को अगर डॉट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो परिमल नाथवानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं भाई। कौन कहता है कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं? तो इस तरह से कांग्रेस ने, एक तरह से राहुल गांधी ने जो A1 A2 के खिलाफ मुहिम चला रखा है, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार दिया, वरना कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के चलते तो उम्मीदवार भी न देते। तो ये मैं जो मानता हूं थैली जीती है, दौलत जीती है, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हार गई हैं। अच्छा, लेकिन प्रेम कुमार जी, आप नहीं मानते कि गठबंधन के अंतर्गत ये जिम्मेदारी होती है कि आप सहयोगियों को विश्वास में लें? सबसे पहले तो कांग्रेस को क्या इस बात के लिए अपने सहयोगियों को विश्वास में नहीं लेना था कि दूसरी सीट कांग्रेस के हिस्से में आए? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो शुरुआत ही यहां से की कि दूसरी सीट आपको किस लिए? आरजेडी में बोला हमसे बात किए बगैर प्रत्याशी किस लिए? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस या सहयोगी होने के नाते 16 विधायकों के यह अधिकार मानना कि दूसरी सीट तो हम ही को मिलनी चाहिए भारी पड़ गई? देखिए, ये भारी पड़ना इस कारण से हुआ या बाकी चीजें जो हमने बताई उस वजह से हुआ, मगर कांग्रेस का ये अधिकार तो था भाई। जेएमएम का जब अधिकार है अपना एक राज्यसभा सीट जिताने का, तो कांग्रेस का भी था। सबसे ज्यादा संख्या 16 विधायक उसके पास थे जी। तो 4 विधायक वालों का दावा थोड़े बनता है जी। तो बनता तो कांग्रेस का ही था। लेकिन जिस समन्वय की बात की जा रही है, वो उस समन्वय में सबसे ज्यादा आड़े अगर कोई आया है तो A1 A2 जो कहते हैं ना, अमानी अडानी, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है, उसका प्रभाव जो है राजनीतिक दलों में उसने खेल किया है। और राजनीतिक बाकी चीजें जो है, घड़ियाली आंसू, दिखावे का घमासान, सबको पता है कि हम क्या रिजल्ट आने वाला था। जो भी बोल रहे हैं झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर एक टिप्पणी आपसे और चाहिए, फिर मैं दिनेश पॉल जी के पास चलूंगा। कांग्रेस प्रभारी राजू जी हों या भूपेश बघेल जी जो चुनाव प्रभारी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्लीन चिट दे रहे हैं और पूरा ठीकरा कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी पर फोड़ रहे हैं। क्या मानते हैं कि सत्ता से लड़ना झारखंड में कांग्रेस के बस में नहीं, इसलिए हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर सवाल उठाना कांग्रेस के बस में नहीं? क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, ये भी पॉलिटिकल करेक्ट होने का एक जो हेमंत सोरेन ने तरीका अपनाया कि हम पॉलिटिकली करेक्ट रहेंगे, अपने विधायकों को हम इधर उधर नहीं होने देंगे। और कांग्रेस चूंकि सरकार बचाना प्राथमिकता है, एक राज्यसभा की सीट थोड़े प्राथमिकता है तो, लेकिन भाई अंबानी ग्रुप का आदमी को जिताना भी एक जरूरत है, तो उसको कैसे किया जाए? तो पॉलिटिकली करेक्ट रहो। जेएमएम पॉलिटिकली करेक्ट रहा, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने मुलाकात करके परिमल नाथवानी से मैसेज दे दिया था कौन जीत रहा है। तो प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि अगर इस पूरे खेल में सबसे बड़ा जादूगर कोई रहा तो वो तो हेमंत सोरेन रहे। क्या कहते हो दिनेश पॉल जी? चीर हरण आपका हो गया और चीर पूरा हेमंत सोरेन के हाथ में लिपट गया। हिमांशु जी, जिस तरह से आपके वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी, कितना वरिष्ठ है मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह की बात की, जितना वाहियात और स्तरहीन बात की उन्होंने, और इतना सफेद झूठ जो बोल रहे हैं वो कि सिंगापुर में डील हो रहा था, मतलब पता नहीं कहां। नहीं, थोड़ा आपको हो सकता है दिनेश जी समझने में गफलत हुई हो। प्रेम कुमार जी ने 2 बातें कही। बोले कि ना तो इनकी कोई पुष्टि होती है, चर्चाओं में जो बात लाई गई और जो चर्चाओं में रही उसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये चर्चा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं। तो आप उसे प्रेम कुमार जी के ऊपर दिल पर मत लीजिए, चर्चा तो है ना। अब आप प्रेम कुमार जी से इतना नाराज हो रहे हो तो इससे ज्यादा नाराज तो कांग्रेस में हो। कांग्रेस का प्रभारी तो खुल के कह रहा है, ये तो प्रेम कुमार जी तो बोल रहे हैं ऐसी चर्चाएं हैं।
कांग्रेस प्रभारी ने तो सीधे खुलकर कहा आपकी पार्टी के सम्मान में कि आपके चारों विधायकों ने परिमल नथवानी को वोट दिया, हमारे साथ धोखा किया। अब बोलो दिनेश जी। देखिए हिमांशु जी, प्रेम कुमार जैसे तमाम पत्रकार ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का प्रोपेगेंडा और परसेप्शन गढ़ते रहे हैं हमारी पार्टी के प्रति, जो जी। कई परसेप्शन समाज में गलत तरीके से गया है। जैसे जी। में जिसमें से एक भूरा बाल साफ का वाला परसेप्शन लालू जी बार बार कहते रहे कि हम कभी नहीं कहे, लेकिन इन्हीं की तरह के कुछ पत्रकार जो परसेप्शन गढ़ के गलत ह्यूमर फैला दिए, इन्हीं की तरह के पत्रकार जंगल राज का परसेप्शन गलत तरीके से फैलाकर ह्यूमर फैलाया जो लंबे समय तक चला। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना आधार के वाहियात बात करके और झूठी बात करके परसेप्शन मत गढ़िए। दूसरी बात इन्होंने एक और सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने एक बात और कही कि परिमल जी वाकई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, इनके मुंह से निकला है। अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे तो फिर भाजपा के 21 विधायकों ने वोट क्यों दिए, ये बताया। और जैसा कि रत्नाकर जी का जमीर जागने की, जहां दो दूसरे पार्टियों के पास 2, 4, आज 16 विधायक है, उनके पास तो 21 विधायक थे, उनके विधायकों की जमीर कैसे जगी जो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिए। तो इस तरह के वाहियात बात परसेप्शन मत करिए। हम शुरू में से भी कर रहे हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से भोला जी को जिम्मेदारी, जो आदरणीय भोला जी को जिम्मेदारी दी गई थी, और हम लोग जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि संघ और भाजपा से अगर कोई मजबूती से लड़ता है, चट्टानी एकता के साथ लड़ता है, तो वो आरजेडी है। हम लोग पार्टी को चाहे जितना परेशान करें, चाहे एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करें, लेकिन उनके सामने हम लोग झुकते नहीं है, लड़ते हैं। और हमारे विधायक जाएंगे बीजेपी को वोट देने, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार वोट देने जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है कि आरजेडी के उम्मीदवार, कोई विधायक जाके बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दें। वो हमसे ज्यादा फिर रही बात सिद्धांत बिता के, माले की भी मैं जहां तक जानता हूं कि माले सोच भी नहीं सकता कि उनको दें। तो इस तरह के हम कह रहे हैं कि जो बयान आया है के राजू जी का, वह गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सार्वजनिक रूप से वैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। और हम अपने कांग्रेस, हम बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता से बात करेंगे इस मामले में, उसकी समीक्षा करें कैसा बयान क्यों दिया उन्होंने, ऐसा बयान क्यों दिया। पर आप प्रेम कुमार जी से बड़ा नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि जमीर ऐसे जाग गया। तो आपके अनुसार 21 भाजपा विधायकों के जमीर कैसे जाग गया। बोले थे रत्नाकर जी पे, हम बोले रत्नाकर जी ने कहा जमीर जागने की बात, कैसे जाग गया, हम आपसे पूछ रहे हैं जी दिनेश जी। नहीं वो तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जमीर जागने की बात रत्नाकर जी ने कहा, तो रत्नाकर जी के ज्यादा विधायकों ने उनको वोट दिया है, तो उनको मालूम है जमीर जागने का, तो उनको बताना चाहिए कि जमीर कैसे जगा उनके विधायकों का या उनके साथी के और विधायकों का। तो झारखंड में तो सरकार आपकी है ना, आप लोग कुछ पता नहीं रखते कि जमीर कैसे जाग गया। नहीं जमीर जागने के हम तो कहीं नहीं जमीर जागे, वो तो बोल रहे रत्नाकर सिंह बताना चाहिए कि जमीर कैसे जागा उनके विधायकों का। अच्छा, लेकिन आपको जानकारी नहीं रहती, क्या बताएं। दिनेश जी के साथ में बड़ी दिक्कत है, उन्हें पता नहीं रहता। लेकिन उपाध्याय साहब, आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास हैं। राज्यसभा तो हारे ही हारे, अपने सहयोगियों से दिल भी क्यों हार रहे हो। अब ऐसी बयानबाजी करके अपने ही सहयोगियों को निर्वस्त करके आपको क्या मिल रहा है। आपका चीरहरण हुआ, अगर मेरे तन पे कपड़ा नहीं रहा तो तुम्हारे भी तन पे कपड़ा ना रहने दूंगा। ऐसी होड़ आप क्यों लगा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी ने जो बात कही वो अपने अनुसार कही हुई, खैर उसको पूरी तरह से निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और जो आप कह रहे हैं कि आप बताइए, अंबानी जी के बेटे की शादी में आदरणीय राहुल गांधी को छोड़कर हर पार्टी के वरिष्ठ नेता गए थे वहां हाजिरी देने के लिए, और उन्हीं परिवार से जुड़े हुए हैं नथवानी जी। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या उनका प्रभाव, उनका दबाव, या ये जीत जाएंगे तो। देखो उपाध्याय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए इजाफा करता हूं कि अच्छी बात है राहुल गांधी नहीं गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उस शादी में गरिमा बढ़ा रहे थे। आपकी पार्टी के बड़े इंतजाम अली रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी, वो भी उस शादी में थे। नैतिक रूप से, नीतिगत रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा मोर्चा संभालते हैं, नाम उनका दिग्विजय सिंह है, वो भी उस शादी में हिस्सा ले रहे थे। पूरी फेहरिस्त है, कहो तो गिनवाऊं उस शादी में कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता कितने समय तक मौजूद थे। पार्टी है, इतने लोग हैं, तो हम सबकी बात तो नहीं, हम वरिष्ठता की बात कर रहे हैं। हर पार्टी के मुख्यमंत्री या अध्यक्ष या मुख्य रूप से वो उपस्थिति दर्ज किए थे। केवल कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी जी
या उनके परिवार के लोग वहां पर नहीं गए थे। जी। तो कहीं न कहीं दम रहा होगा, अब इसकी जांच होगी। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, इस समय जो चुनाव का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगी हुई है, इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लोगों को हराने में लगी हुई है, तो हर प्रयास करेंगे। जब परिमल नाथवानी जी का उन्होंने समर्थन किया और कहते थे कि हम झारखंड के बेटे को, झारखंड के आदिवासियों के हमेशा जो है प्रतिनिधि देने के लिए समर्थित रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने प्रत्याशी खड़ा किए? भाई आपने किसका समर्थन किया? आपने फिर समर्थन किया अंबानी आदि कारपोरेट घरानों से जुड़े लोगों का। वहां पर झारखंड की माटी को आपने भूल गया। तो इनकी कथनी करने में यही है अंतर, देख लीजिए। उसी समय पूरा लग गया था कि ये लोग घालमेल करेंगे या इनकी बात चल रही होगी, कुछ को लग रहा है क्लू, तभी वो नथवानी जी को समर्थन किए। जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं तो आप उसको बात काट देते हैं। क्या मध्य प्रदेश में उपायुक्त का जो इन्होंने किया, जिस तरह से पर्चा खारिज हुआ, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर चलता है? कांग्रेस के लोगों की बात भी सुनने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया। 12 बजे 1 बजे रात तक दौड़ते रहे। अब बताइए, जब ये उतारू ही हो जाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए, इनके पास इतने हाथ में संतंत्र है कि वो नहीं तो अंत में तो पर्चा खारिज करा देंगे। अगर आप ये उतारू ही है, ठीक है, वहां पर पूरा अगर ये बात नहीं इनकी क्लियर रही होती, नहीं चल रही होती, तो पर्चा खारिज करा देते। अच्छा उपाध्याय साहब, एक बात बताओ, एक देखो चुनाव आयोग के संदर्भ में आपने बताया कि वो भाजपा के साथ है, तो वो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से भी नहीं मिला आपने कहा, पर हेमंत सोरेन तो आपके साथ है, वो परिमल नाथवानी से क्यों मिल रहे थे? ये तो बात है। चलिए, वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के रूप में भाई वहां के आया। पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपने कहा भी तो उम्मीदवार भी थे, राज्यसभा से गए भी थे, तो थोड़ा यही तो संदेश जाता है। यही सब जो है संदेश जो है आम जनता में और आम लोगों में थोड़ा जाता है। लेकिन जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे होंगे तो मिले हैं, इसका हम बहुत उसका हमारी पार्टी नहीं करती है। हमको वोट जो है उन्होंने दिया, संदेह तो जाता है, पर हम इस पर सवाल नहीं उठाते। हमारी पार्टी ऐसी है, क्या करें उपाध्याय, आपकी सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा। पर हम अब रत्नाकर जी के पास आना चाहते हैं। और रत्नाकर जी, आप इतने में मानते कहाँ हैं? चलो ठीक है, परिमल नाथवानी जी झारखंड से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, एनडीए गठबंधन के समर्थन के बूते, पर आप इतने में भी मान नहीं रहे और तुरंत शुरू हो गए। जेडीयू प्रस्ताव दे रहा है, कहां लगे हो इन लोगों के साथ, हमारे साथ सरकार बना लो। इतना क्यों मचल रहे हो भाई? वहां क्या ऑफर देगा? देखिए हिमांशु जी, हम जो है राजनीति करते हैं और राष्ट्र के लिए राष्ट्र नीति करते हैं। अभी आपने पूछा एक क्वेश्चन पूछा आपने कांग्रेस से कि आप सहयोगियों से क्यों हार, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब मिला नहीं। मैं बताता हूं ये क्यों हारते हैं अपने सहयोगियों से। आपको याद होगा कि जब केरल में चुनाव हो रहा था, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो केरल में जो है वो सीपीआई को बी टीम बताने का काम कर रहे थे और पश्चिम बंगाल में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप जब एक जगह उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, दूसरे जगह अपना सहयोगी मानते हैं, तो निश्चित रूप से अविश्वसनीयता जो है वह बिल्कुल दिखेगी। और जहां पे अवसरवादिता होती है वहां पे विश्वसनीयता की कमी होती है, एकजुटता जो है वहां पे बिखर जाती है। वो क्या रत्नाकर सिंह जी, आपका चल रहा है समय अभी, तो आप कितना भी ज्ञान दे सकते हो भाई। कांग्रेस ने तो क्या किया, केरल में खिलाफत में लड़े, पश्चिम बंगाल में साथ में लड़े, कम से कम राज्य तो अलग था ना। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? महाराष्ट्र में आप एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, और स्थानीय निकाय चुनाव में इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ लिए, तब विश्वसनीयता का संकट नहीं आया। केरल और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में विश्वसनीयता का संकट हो गया, और एक ही प्रदेश में एक ही सरकार का हिस्सा होते हुए भी आपस में चुनाव लड़ लिए, तो विश्वसनीयता का संकट नहीं आया। रत्नाकर जी, कमाल है ना। जवाब देता हूं।
देखिए हिमांशु जी, जहां तक निकाय चुनाव की बात होती है, वहां पे निकाय चुनाव में भले वो पार्टी के सिंबल से लोग लड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति लड़ता है वहां पे, और लोकल मुद्दों पे और लोकल प्रभुत्व होता है, लोकल प्रभाव होता है, उस आधार पे लड़ते हैं। पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है। मैं आपको आज भी बता देता हूं, इस राष्ट्रीय चैनल पे भी, अभी उत्तर प्रदेश में ही पंचायत चुनाव देख लीजिएगा, पार्टी भले किसी को समर्थन दे देती है, लेकिन वहां पे पार्टी कोई मायने नहीं रखेगा। चाहे आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, चाहे ब्लॉक प्रमुख का लड़िए, चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़िए, तो ये निकाय क्या रत्नाकर जी, अपने नेता को इतना अंडरस्टिमेट कर रहे हो। मोदी जी का जादू चलता है, पंच से लेकर प्रधान तक। आप इतनी आसानी से महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में मोदी जी के कद को इतना खारिज कर दे रहे हो। वहां पर तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा पता कीजिएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर में मोदी जी की मौजूदगी आप इतनी आसानी से उड़ा दिए, थोड़ा विचार कीजिएगा। और हम आखिरी दौर में दिनेश जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में दिनेश जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। हम लोग साथ लड़ते हैं, तो उनको याद दिलाना चाह रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बन के जदयू के खिलाफ लड़ रहे थे और जदयू इनके साथ थी। तो ऐसे मत करें, कई राज्यों में ऐसा ये लोग किया है। तो इसलिए आप जो आपने कही ना कि इनका दौर चल रहा, कुछ भी प्रवचन दे देंगे तो ये चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और आपको एक जानकारी और भी बता दें, कर्नाटक में इनके एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। तो अभी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चमत्कार करेंगे, कुछ भी चमत्कार करें, पर महत्वपूर्ण बात जो हमारी चर्चा के अंतर्गत वो ये है कि कुल मिलाकर भाजपा के खिलाफ अगर विपक्षी दल संघर्ष कर रहा है तो उसको एक दूसरे के प्रति उदार होने की जरूरत है। पहले तो हार मिले और हार के बाद परस्पर ही हाहाकार करेंगे तो लड़ाई की अखाक करेंगे। अगर एक मजबूत ताकत के खिलाफ मजबूती से लड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले एकजुट होना जरूरी है। हर चुनाव के साथ विपक्षी एकता के बड़े बड़े दावे तिनके की तरह बिखरते हुए दिखाई देते हैं। झारखंड उसका एक और उदाहरण है। किसी के पास में भी ये प्रमाण नहीं है कि किसने किसको वोट दिया, पर अपने आप को पाक साफ और दूसरे को दोषी बताने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये आगे भी भाजपा की जड़ों में पानी ही डालेगा। ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी अपनी कुशलता को साबित करने में सफल रही। नैतिक दृष्टि से ये कितना सही कितना गलत इसका विवेचन करते रहे, पर आंकड़ा तो बता रहा है कि राज्यसभा में भाजपा का संख्या बल निरंतर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष से कैसे रोकेगा, ये सवाल है। आने वाले समय में उन्हें कोई उत्तर मिलेगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। हाल फिलहाल तो अभी अनुत्तर की स्थिति है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सोमवार को फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए सादर प्रणाम।